Okay students, let's continue our chapter 14, that is respiration in plants. Students, today we will study about the next topic, that is respiration balance sheet and respiratory quotient. So let's start. Students, in the previous lectures we studied in detail about the aerobic respiration और हमने देखा कि respiration which takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration और इसको हमने 4 phases में divide किया. फर्स्ट फेज जो था दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हमने देखा कि इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म और ग्लाइकोलाइसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन कंपाउंड जो है इट ब्रेक्स इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस का जो कि कॉमन पाथवे होता है बोथ इन एरोबिक एज वेल एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो था दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब हमारे पास पायरुविक एसिड बन गया सो इट विल नाउ एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इट विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्रेब्स साइकिल हमने स्टडी किया इन डिटेल और लास्ट स्टेप जो था वो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जो स्टूडेंट्स हमारे पास रिड्यूसिंग पार्ट्स बना. सो ये जो हमारे 4 स्टेप्स थे उसमें एक तो डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो ये जो डायरेक्ट एनर्जी एटीपी हमें बना ये किस प्रोसेस से बना था? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या था स्टूडेंट? उसमें डायरेक्ट एटीपी बना. सो ये एक ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन था दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और जीटीपी by the transfer of phosphate group from a substrate directly to ADP. So इसमें हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स जो ADP है ADP पे phosphate group ऐड हुआ और ADP जो है that results in the formation of ATP. सो ये जो प्रोसेस था ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन था, ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP और यू कैन ऑल्सो से GTP. So by the transfer of phosphate group from a substrate directly to ADP. ठीक है. सो ये जो पाथवे है स्टूडेंट्स दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द ग्लाइकोलिसिस एंड ऑल्सो इन द क्रेब्स साइकिल. ओके. देन उसके बाद हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर्स बने जैसे ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में हमारे पास रिड्यूसिंग पावर्स बने NADH और FADH2. सो ये जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करा इन्होंने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जिसको हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में FDH2 और NADH जो हैं दे विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेज में 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स रिलीज हुए थे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर रिलीज हुए थे, 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स. और हमने देखा था कि जो प्रोटॉन्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर आ गए थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर और ये वापस कैसे गए थे? ये वापस गए थे विद द हेल्प ऑफ F0 F1 पार्टिकल विच इज़ नथिंग बट विच इज़ ATPase. और किस तरह से ATP का प्रोडक्शन हुआ? दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल कि हमारा ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, कितने ATP जो हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूस हुए प्रोसेस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और कितने ATPs जो हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से प्रोड्यूस होंगे. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करता है अलोंग अ चेन दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसमें हमने देखा कि किस तरह से ATP सिंथेसाइज होगा और जो फाइनल ऑक्सीजन जो था वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर था. सो 90% ऑफ ATP जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और 10% ATP जो है वो हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से प्रोड्यूस होता है. ओके.
सो ये हमारा एक ब्रीफ समरी है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा रेस्पिरेशन जो है उसका रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज़ अ ग्लूकोज विच इज़ अ सबस्ट्रेट एंड विच इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड इट रिजल्ट्स in the formation of carbon dioxide, water as well as the energy. So this was the first step जिसमें ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और 2 ATPs जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बना जो हमारे पास उसके बाद स्टूडेंट्स जो पायरुविक एसिड बना एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सो इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो वहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम बना, एसिटाइल कोएंजाइम जो है इट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, सो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास डायरेक्ट ATP बन रहे हैं और हमारे पास रिड्यूसिंग पावर्स बन रहे हैं FADH2 एंड NADH2, एंड दीज रिड्यूसिंग पावर्स जो हैं ये किस में एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे, एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। सो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो है और जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है वो कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा था। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्रेब्स साइकिल जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, द डीऑक्सीडेट जो आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, whereas the glycolysis जो है it is taking place in the cytoplasm। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे लोकेटेड है, इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के। सो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म से शुरू करेंगे। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस होगा, सो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लूकोज जो है स्टूडेंट दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड इट ब्रेक्स इनटू द 2-3 कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज 2 पायरुवेट्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सो यहाँ पर हमें जो ATPs जो हैं, अभी मैंने आपको बताया जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से डायरेक्ट ATP जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 ATP नेट हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिलेंगे और उसके साथ यहाँ पर एक रिड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस हो रही है दैट इज NADH। देन माइटोकॉन्ड्रिया में स्टूडेंट 2 NADH हमारे पास कब बने थे, जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह जब क्रेब्स साइकिल हुआ विच इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो हमारे पास 6 NADH और 2 FADH जो है वो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद जो 4th स्टेप था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, फॉस्फोरिलेशन होगी और ATP जो है वो जनरेट होंगे। राइट, सो इसमें जो हमारा अभी मैंने आपको बताया कि जो FADH2 है, NADH2 है, वो अपने ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा विच इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक चेन ऑफ उसमें से हमने डिफरेंट एंजाइम्स देखे, उसमें से पास होंगे और ATP जो है वो सिंथेसाइज होगा। ओके, नाउ fate of NADH2 and FADH2 in oxidative decarboxylation and Krebs cycle। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो NADH2 जो रिड्यूसिंग पावर है वो ग्लाइकोलिसिस में भी बन रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में भी बन रहा है और क्रेब्स साइकिल में भी बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो NADH2 है, FADH2 जो हमारी रिड्यूसिंग पावर्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनका क्या फेट है इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड इन द क्रेब्स साइकिल। सो NADH जो है एक एनर्जी कैरियर है और वो 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जो आपका NADH है, NADH जो है वो कितने ATPs प्रोड्यूस करेगा, 3 ATPs इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑल्सो इन द क्रेब्स साइकिल। वेयरएज जो FADH2 है वो क्या करेगा, वो 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया फेट ऑफ NADH फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस। अब स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में भी NADH2 जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ETC जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो ये अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सो उसका इनर मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टा फॉर्म करता है। सो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो यहाँ पे है, वेरस हमारा
glycolysis is taking place in the cytoplasm. So जो inner mitochondrial membrane है that is impermeable to NADH2. So NADH2 जो है वो कैसे अंदर जाएगा और किस तरह से ये reducing parts जो है वो हमारा क्या प्रोड्यूस करेंगी, reducing parts जो है वो ATP प्रोड्यूस करेंगी, राइट. सो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें दो शटल सिस्टम ऑपरेट करते हैं और ईच आर फॉर्म्ड ऑफ द कैरियर मॉलिक्यूल्स. वो क्या कैरी करेंगे, दे विल टेक NADH2 को अंदर लेके जाएंगे टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, right. So we are having two shuttle system. So first shuttle system जो है that is glucose phosphate shuttle system. Glucose phosphate shuttle system जो है it is least efficient. और अगर ये वाली पाथवे जो है वो फॉलो होता है तो उसमें 1 NADH2 जो है it will produce only 2 ATPs. Right, and it is least efficient and it is present in the muscle as well as in the brain. Second जो शटल है that is maltate aspartate shuttle system. So second जो है that is जो हमारा maltate aspartate shuttle system है ये ज़्यादा efficient है students. इसमें 1 NADH2 जो है that produces 3 ATP molecules, right, and it is present in the liver as well as in the heart. So these are the two shuttle systems. Why? यहाँ पे जो NADH है जो उसका फेट क्या है जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हो रहा है. अभी हमने देखा कि जो हमारा क्रेब्स साइकिल या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से जो रिड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस हुआ उसमें NADH जो है दैट विल प्रोड्यूस 3 ATPs एंड FADH2 जो है दैट विल प्रोड्यूस 2 ATPs. वेयर एज इन द केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म in which 2 NADH2 are produced but ETC that is electron transport chain is located in the inner mitochondrial membrane and that inner mitochondrial membrane is impermeable to NADH2. So two shuttle system जो है वो mitochondrial membrane में है जो कि कैरियर मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं और दोनों शटल सिस्टम में से जो सेकंड शटल सिस्टम है दिस वन जो एस्पार्टेट मेल्टेट शटल सिस्टम है इट इज़ मोर एफिशिएंट और ये 3 ATP जो है वो प्रोड्यूस करेगा जबकि फर्स्ट वाला शटल सिस्टम है इट विल प्रोड्यूस ओनली 2 ATPs. सो टोटल कितने ATPs प्रोड्यूस होंगे एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जब ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में कौन सा शटल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन. नाउ so this is a very very important table and this is the balance sheet of the glucose. Students I think अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो इसमें हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेज है और कौन सी स्टेज में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने ATPs डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और कितने NADH2 FADH2 बन रहे हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेंगे एंड देन दे विल विच इज़ ड्रिवन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड किस तरह से इलेक्ट्रॉन पास करेगा अलोंग द चेन और ATP सिंथेसाइज होगा, राइट. सो 90% ATP जो है वो सिंथेसाइज होता है वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और उसमें ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ था. सो फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में स्टूडेंट्स 2 ATP प्रोड्यूस हुए और 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए, राइट. कोई भी FADH2 फर्स्ट स्टेप में नहीं बना. सेकेंड जो था दैट वाज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे एसिटाइल कोएंजाइम बना. सो सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स कोई भी डायरेक्ट ATP नहीं बना बट देर आर 2 NADH2 जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. सो थर्ड स्टेप जो था एसिटाइल कोएंजाइम इट एंटर्ड इनटू द क्रेब्स साइकिल एंड द क्रेब्स साइकिल में स्टूडेंट्स 2 ATPs बने दैट इज GTP और ATP एक ही बात है और 6 NADH2 बने और 2 जो हैं वो FADH2 भी प्रोड्यूस हुए. नाउ लेट्स सी अब क्या होगा स्टूडेंट्स जो हमारा ओके नाउ ग्लाइकोलिसिस में स्टूडेंट्स अब ये जो 2 ATPs बने और यहाँ पे हमने 8 क्यों लिखा, इसलिए 8 लिखा. टोटल नंबर ऑफ ATP 8 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ATP प्लस यहाँ पे 2 NADH2 हैं. अगर NADH2 जो है वो सेकेंड शटल फॉलो करेगा दैट इज मेल्टेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम तो उसमें जो है 1 NADH2 ने 3 ATPs बनाए थे तो 3 × 2 कितना हो गया, 3 × 2 = 6.
ठीक है। तो 6 + 2 यहाँ पे हमारे पास बन गया 8 ATPs। और अगर यहाँ पे फर्स्ट शटल सिस्टम ऑपरेट होता है, दैट इज़ जो फर्स्ट हमें यहाँ पर मैंने आपको 2 शटल सिस्टम बताया, दैट इज़ ग्लूकोज फॉस्फेट शटल सिस्टम। सो फर्स्ट शटल सिस्टम होगा तो 2 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर सेकेंड जो है मेल्टेड एस्पार्टेट शटल सिस्टम हो रहा है तो 3 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो ऑन दैट बेसिस, सो यहाँ पर 8 ATP क्यों हुआ, मीन्स सेकेंड शटल सिस्टम अगर ऑपरेट हो रहा है तो NADH2 जो है वो 3 ATP फॉर्म करेगा, तो 2 NADH2 6 बनाएंगे, तो यहाँ पर 6 बन गए और 2 + 6 जो है टोटल हमारे पास 8 ATP जनरेट होंगे, राइट। सो सेकेंड जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें सिर्फ देयर वाज ओनली रिड्यूसिंग पावर, NADH2 प्रोड्यूस हुआ, सो 2 × 3 अगेन 6. In the Krebs cycle 2 ATPs, then 6 NADH2, 6 means 18 यहाँ पे टोटल हो गया, 6 × 3, और 2 जो है वो FADH2 प्रोड्यूस हुए, FADH2 जो है 1 FADH2 इट विल प्रोड्यूस 2 ATPs, तो यहाँ पर हमारा पास 4 हो गया। सो 18 and 4 स्टूडेंट दैट इज 22, 22 and 2 दैट इज 24. सो दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। 1 NADH2 जो है इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड as well as in the Krebs cycle it will produce 3 ATPs, whereas 1 FADH2 जो है 1 FADH2, right, which is produced in the Krebs cycle, it will produce 2 ATPs, right students. Let's revise once again. So यहाँ हमारे पास इसको हम ऐड करेंगे, this तो 8 + 6 + 24, सो टोटल हमारे पास कितने ATPs प्रोड्यूस हो गए, 38 ATPs आर प्रोड्यूस। सो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स 38 ATP अगर शटल सिस्टम जो है वो सेकेंड वाला है, और अगर शटल सिस्टम जो है वो फर्स्ट वाला है, सो हमारे पास वहाँ पे जो लीस्ट एफिशिएंट है उसमें 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं 1 NADH2 से। सो इट डिपेंड्स, द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस जो होते हैं वो 36 भी हो सकते हैं अगर फर्स्ट शटल सिस्टम आया, और 38 हो सकते हैं अगर सेकेंड शटल सिस्टम आएगा, ओके। So this is how the ATPs are produced from the glucose. One glucose molecule, which is a 6-carbon compound C6H12O6, on the complete oxidation, क्योंकि aerobic respiration पर है, completely oxidize होगा, it will result in the formation of carbon dioxide, in the formation of water, and 36 to 38. Okay, so this depends upon the nature of the shuttle system which is operating. 36 या 38 ATPs जो है वो produce होंगी, ठीक है। So from glycolysis, that's why it is written 6 or 8 depending upon the nature of the shuttle system. And pyruvate से 6 ATPs मैंने आपको explain करा, and then because why 6 ATPs, because जब oxidative decarboxylation हुआ तब हमारे पास 2 NADH2 बना, and then from the Krebs cycle total 24. So 36 to 38 ATPs are produced by complete oxidation of glucose in the case of aerobic respiration. Okay, I hope it is clear to you. Now, what is the significance of aerobic respiration? Students, in the aerobic respiration 38 ATP molecules produce हुए, glucose molecules जो है that consist of 686 kilocalories of energy, और इस 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी से 277.4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो कंजर्व हुआ एटीपी में। सो बाकी एनर्जी जो होता है इट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं इस रेस्पिरेशन की, दैट इज़ 40%। वाई 40%? बिकॉज ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसके पास 686 किलो कैलोरीज एनर्जी है, और जिसमें कि सिर्फ 277.4 किलो एनर्जी जो है वो एटीपी में कंजर्व हुआ, बाकी सारी एनर्जी जो है इट इज़ लॉस्ट एज द हीट एनर्जी। सो एफिशिएंसी जो है दैट इज़ 40%. Okay students, so what are respiratory substrates? Respiratory substrates are organic substances which are oxidized in the cellular respiration and they release the energy. So respiratory substrate क्या चीज़ है? वो organic substrate है जो oxidize होंगे and they will result in the formation of energy. So respiratory substrate carbohydrates हो सकते हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सुक्रोज है. Then respiratory substrates can be fats. So जब कार्बोहाइड्रेट्स एग्जॉस्ट हो जाए तो फैट्स दे आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सोर्सेज. इवन तो प्रोटीन्स जो हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अंडर द स्टार्वेशन. ओके,
सो स्टूडेंट्स, आई थिंक हमारा जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया, दैट इज़ बैलेंस शीट ऑफ ग्लूकोज। किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमें 36 to 38 ATPs जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो सेकेंड हमारा टॉपिक आ गया रेस्पिरेटरी कोशेंट। So students, what is respiratory quotient? Respiratory quotient means it is also known as RQ value. It is the measure of the ratio of carbon dioxide produced and oxygen consumed by organisms पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हुआ डिवाइडेड बाय कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी कोशेंट। सो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है स्टूडेंट्स, उससे हमें ये पता चलता है कि किस नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कितना जो है वो अपना रेस्पिरेशन में उसमें कितनी वो एनर्जी लेटर ऑन प्रोड्यूस करेगा। सो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है एक मेजरमेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट विच इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द रेस्पिरेशन। सो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है C6H12O6 in the presence of oxygen. It results in the formation of carbon dioxide, 6 molecules and 6 molecules of water plus energy. So इसमें 6 carbon dioxide molecules are produced and 6 molecules of oxygens are consumed. 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 6 ऑक्सीजन कंज्यूम, 6 by 6 is equal to 1. So respiratory quotient जो है for glucose, if the glucose is substrate, so respiratory quotient is 1. Okay, so this is respiratory quotient and it is the measure of the ratio of the carbon dioxide produced एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, सो जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, दैट इज वॉल्यूम कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होगा। सो RQ का जो वैल्यू है वो वेरी करता है विद डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड देयर ऑक्सीडेशन। सो ये हमें स्पेशली जो मेजरमेंट है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का, ये हमें गाइड करेगा अबाउट द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट विच इज़ बीइंग रेस्पायर्ड बाय अ पर्टिकुलर टिश्यू। Okay, now so here is a table which is giving you an idea about the respiratory quotient of different respiratory substrate. Glucose, which is a carbohydrates, for this RQ value is 1, for fatty acid it is 0.7, for protein it is 0.9. If any degree of anaerobic respiration occurs, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए है। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो RQ का वैल्यू जो होगा इट इज़ अबव अ वैल्यू ऑफ 1 दैट इज ऑब्टेन्ड। Okay, students, let's study briefly about the respiratory quotients of different substrate. First is the carbohydrates. So carbohydrates like we have glucose है, fructose है, starches हैं. When they are respired in the presence of oxygen, that is aerobic respiration. So student, in this case, the volume of carbon dioxide which is evolved, right? During this process, it is equal to the volume of the oxygen which is एब्जॉर्ब। सो 6 मॉलिक्यूल हम ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो इन दिस केस द RQ वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 और यू कैन से यूनिटी। सो इट इज़ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो 6 by 6 is 1 और इट इज़ यूनिटी। नाउ excuse me sir. Students, second have fats. Now let us calculate the respiratory quotients for the fats. In the fats it is like in the case of palmitate. So RQ का value आ रही है 6 molecules. Okay students, let's now calculate the respiratory quotient of the fats. So when fats are the respiratory substrate, as in the case during the germination of फैटी सीड्स, एग्जाम्पल ग्राउंडनट है या मस्टर्ड है, सो फैट्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। तो अगर हम यहाँ पे फैट्स में देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैल्मिटेट मैंने लिया है, सो 23 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं और 16 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो अगर हम इस केस में उसका RQ कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना इवॉल्व हो रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ यूटिलाइज्ड, सो इट इज़ 16 by 23 and value is 0.7 which is less than unity. Okay, now
Let's see the respiratory quotient of the proteins like in the case of albumin. So this is albumin protein, 77 oxygen के molecules are utilized and in this case 63 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द केस ऑफ प्रोटीन्स. सो यहाँ पे जो RQ का वैल्यू है इट इज़ लेस देन यूनिटी. सो प्रोटीन्स एज इन द केस ऑफ फैट्स द प्रोटीन ऑल्सो हैव द RQ वैल्यू लेस देन यूनिटी. सो यहाँ पे प्रोटीन जो है पहले वो हाइड्रोलाइज होंगे इनटू द अमाइनो एसिड्स. ठीक है. सो हाइड्रोलिटिक पावर जो है वो प्रोटीन्स की दे हैव लेस proportion of oxygen as compared to carbon dioxide. So they require more oxygen and they evolve less carbon dioxide. क्योंकि 77 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है और लेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इवॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग देयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन. सो वैल्यू जो होता है इसमें RQ का वो लेस देन यूनिटी यहाँ पे आ रहा है. लाइक इन दिस केस वैल्यू इज 0.8. Now, next example is respiratory quotient for some organic acid. जैसे यहाँ पे हमने मैलिक एसिड लिया स्टूडेंट्स. सो जब ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं जब वो रिस्पायर होते हैं सो और RQ जो है इट इज़ ऑलवेज मोर देन यूनिटी. यूनिटी से ज़्यादा आता है बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं दे आर रिच इन ऑक्सीजन. सो देयरफॉर दे रिक्वायर लेस ऑक्सीजन. यहाँ पे उन्होंने 3 ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है एंड दे इवॉल्व मोर कार्बन डाइऑक्साइड. सो 3 ऑक्सीजन्स आर यूज्ड एंड 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर produced. So RQ का जो value है that becomes more than unity like 4/3 so it is 1.33. So it is more than unity because organic acids जो हैं they RQ is always more than unity because they are rich in oxygen. So therefore they require उनका जो requirement है ऑक्सीजन का वो less है but they evolve more carbon dioxide. So इसमें RQ value जो है वो more than unity हो गया 1.33. So this is the RQ value for anaerobic respiration. So anaerobic respiration which takes place in the absence of oxygen. Students यहाँ पे अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है in the absence of oxygen it will produce carbon dioxide as well as ethyl alcohol and less amount of energy is produced in the case of anaerobic respiration. So in this case students you can see so RQ जो है ग्लूकोज का यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 0 है because anaerobic respiration है. ऑक्सीजन इसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा तो RQ का जो वैल्यू होगा इट इज़ ऑलवेज मोर देन यूनिटी लाइक 2/0 एंड व्हाट इज़ द आंसर इट इज़ द इन्फिनिटी. ठीक है. सो प्रैक्टिकली RQ जो होगा इट विल मोर देन जो है वो यूनिटी होगा. सो स्टूडेंट इससे हमें पता चल जाएगा RQ का सिग्निफिकेंस क्या है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो है इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द फ्यूल यूज्ड इन द मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट रिस्पायर है उसका केमिकल नेचर क्या है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा. राइट. सो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हमने देखा कि वो हमेशा लेस रहेगा. जैसे अगर बिटवीन 0.7 to 1 रहता है यूजुअली. सो अगर 0.7 है प्राइमरली द फैट मेटाबॉलिज्म नियरली 1 है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. अभी हमने ग्लूकोज का देखा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो था वो हमारा 1 था. ठीक है. सो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो है अगर लेस देन यूनिटी है सो वो इंडिकेट कर रहा है कि जो सबस्ट्रेट है उसका ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो लो है एज इन द केस ऑफ फैट्स एज वेल एज इन द केस ऑफ प्रोटीन्स. तो सबस्ट्रेट जिसका ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है फॉर एग्जांपल अभी हमने ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में देखा तो दे विल शो द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट्स मोर देन यूनिटी. So for carbohydrates like glucose which have carbon and oxygen in equal proportion, so in generally they show the unity that is उनका RQ जो था वो क्या होगा 1 होगा. So respiratory quotient जो है उसका ये significance है कि it provides us important information regarding the chemical nature of the respiratory substrate. Okay, so this is all about respiratory quotient. So thank you students, thank you very much for watching today's lecture. Students, today we discussed about 2 very important topics. First one is the balance sheet of glucose. किस तरह से glucose जो है वो oxidize होगा completely aerobic respiration and it results in the formation of 36 to 38 ATPs. Why 36 to 38? Depending upon the nature of the shuttle system. कि कौन सा shuttle system जो है वो ऑपरेट हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में
जो ग्लाइकोलिसिस में NADH जो प्रोड्यूस हुआ था उसका फेट क्या है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए वो शटल सिस्टम को फॉलो करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा ETC में बट थ्रू द शटल सिस्टम। सो किस तरह का शटल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, एक शटल सिस्टम जो है वो लेस एफिशिएंट है, उसमें सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नेट अगर हम टोटल करते हैं तो 36 ATP बनेंगे। अगर मेल्टेड एस्पार्टेट शटल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसमें 3 ATP प्रोड्यूस हुआ है। ओके, so in detail we studied about the balance sheet of the glucose and about the respiratory quotient. Okay students, so thanks for watching, have a nice day.